बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं कॉलेरा। अब कॉलेरा क्या होता है? कॉलेरा इज एन अक्यूट डायरियल डिसीजेस। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था अक्यूट डायरियल डिसीजेस किसे बोलते हैं। और डायरिया के अपन ने चार टाइप्स पढ़े थे, जो कि थे अक्यूट डायरिया, अक्यूट वाटरी डायरिया, अक्यूट ब्लडी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया और डायरिया विद सीवियर मालन्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसमें अपन आज पढ़ रहे हैं कॉलेरा। तो कॉलेरा भी एक होता है अपना अक्यूट डायरियल डिसीज ही होती है। ठीक है, और कौन कॉज कर रहा होता है? विब्रियो कॉलेरी O1, जिसको अपन क्लासिकर और एल्टोर भी कहते हैं, और दूसरा अपने पास होता है O139। ये दो सीरोटाइप्स होते हैं अपने पास, कॉलेरा O1 और कॉलेरा O139, जो अक्यूट डायरियल डिसीज करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके जो केसेस होते हैं उनकी एक रेंज होती है। कैसी रेंज होती है? वो होती है सिम्टमलेस टू सीवियर इन्फेक्शंस। जो केसेस हो सकते हैं विब्रियो कॉलेरा के, या तो वो सिम्टमलेस हो सकते हैं, उनके अपने को कोई सिम्टम्स ही नहीं देखेंगे, या तो वो बहुत सीवियर हो सकते हैं, इतने सीवियर दैट इट कैन मे लीड टू डेथ। ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी होती है इन जो केसेस के रेंज है, इसमें जो मेजोरिटी होती है वो मेजोरिटी किसकी होती है? वो होती है या तो माइल्ड या तो एसिम्टोमेटिक। कैसी होती है? या तो होती है वो माइल्ड या होती है वो एसिम्टोमेटिक। ठीक है, अब इसको अपन कैरेक्टर कैसे करेंगे? अपन कैसे बोलेंगे कि कॉलेरा है? उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। क्या है वो होगी सडन ऑनसेट ऑफ प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा, एफर्टलेस, मतलब एफर्ट आपको लगाने ही नहीं रहेंगे, विदाउट एफर्ट हो जाएगा, और वाटरी डायरिया। कैसे कैरेक्टराइज करेंगे इसको अपन? प्रोफ्यूज बहुत ज्यादा, एफर्टलेस एंड वाटरी डायरिया, फॉलोड बाय वॉमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन, मस्कुलर क्रैम्प्स और सप्रेशन ऑफ यूरिन। दैट्स विच आर वेरी कॉमन। ओके, एंड इसकी जो केस फैटेलिटी रेट होती है वो 30 से 40% हो सकती है। 30 से 40% उसकी केस फैटेलिटी रेट होती है कॉलेरा की, अगर अपन ने रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोसाइट करा है उसके बाद। ठीक है, उसके बावजूद इसकी कितनी है? 30 to 40% इसकी केस फैटेलिटी रेट है। मतलब अब अपन आ जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अपन पढ़ते हैं कि इसके जो WHO के हिसाब से इसके कितने केसेस होते हैं। अगर अपन देखें तो 2018 में 3,23,320 केसेस थे, जो 27 कंट्रीज ने नोटिफाई करे थे, और उनमें से 857 की डेथ हो गई थी। कितने? 3 लाख केसेस थे, जिसमें से 857 डेथ हुई थी, और उनमें भी बहुत सारे अनअकाउंटेड चले गए थे। सर्विलेंस इतनी थी नहीं, हर किसी का जांच कर नहीं सकते थे, बहुत रूरल एरियाज में भी बहुत फैली थी, लेकिन वो क्या, वो सारे केसेस जो रहे थे वो अनअनाउंस चले गए। वो डेथ्स, वो केसेस, वो सब अनअनाउंस चले गए, तो बहुत सारे अनअनाउंस्ड भी थे। उसके बावजूद 3 लाख तो नोटिफाइड थे। मतलब आप देख सकते हो कितनी ज्यादा इसका फैला हुआ था। अगर अपन इसकी बात करें तो सीरो ग्रुप में O1 O139 के अपन ने बात करी थी कि ये जो दो सीरोटाइप से मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और जिसमें से भी विब्रियो कॉलेरी O1 जो सीरोटाइप है वो मेजोरिटी आउटब्रेक्स करवाता है। अपने मेजोरिटी आउटब्रेक्स किसके होते हैं? विब्रियो कॉलेरी O1 के। ठीक है, और जो विब्रियो कॉलेरी O139 है, ये जो स्ट्रेन है वो सबसे पहले बांग्लादेश में मिला था। और कब मिला था? 1992 में मिला था। ठीक है, और अपन देखें तो इसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देखें तो एक ग्लोबल वार्मिंग को रिसेंटली बोला गया है कि इट क्रिएट्स अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर द बैक्टीरिया, फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब ट्रांसमिशन होता कैसे इसका? विब्रियो कॉलेरी का ट्रांसमिशन हम कह सकते हैं, इसका बहुत क्लोज लिंक है इनएडिक्वेट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। कैसा? सैनिटेशन नहीं है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन विब्रियो कॉलेरा का क्या होता है? वो होता है फिकोरल रूट। अब फिकोरल रूट का फेवरेबल फैक्टर्स क्या होंगे जो उसके ट्रांसमिशन को बढ़ाएंगे? वो होगा सबसे पहला अपना अनसैनिटेशन, सैनिटेशन नहीं है।
सीवेज वाटर अपना वाटर सोर्सेज में जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज पॉल्यूटेड है, कंटेमिनेटेड है, उसमें विब्रियो कॉलेरा है। तो वो जो एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो रही होती है, वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि इनएडिक्वेट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होता है। और हाई रिस्क पे कौन से होते हैं? हाई रिस्क पे होते हैं अपने पेरी अर्बन स्लम्स, जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहां पे अपने को दिख रहा है कि कौन कौन से एरिया है यहाँ पे अनसेनिटेशन, यहाँ पे सैनिटेशन सिस्टम ही नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अच्छा नहीं है, डिजास्टर्स आ चुके हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होकर रखा हुआ है, ओवर क्राउडेड कैंप्स हैं। तो उसमें ये सब रिस्क बढ़ जाता है। और जो रिस्क कॉलेरा का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे, जैसे ही आता है वहां पे एपिडेमिक आ जाती है। यहाँ पे कह सकते हैं अपन एपिडेमिक जो होती है डेड बॉडीज में से कभी नहीं होती है। अपने पास दो चीजें आती है, एक एपिडेमिक और एक एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है जहां पे कोई केसेस का प्रिवलेंस था, कोई डिसीज का प्रिवलेंस है, जैसे कि मान लो 30 to 40 केसेस एक एरिया में मिल रहे होते हैं। अगर वो 40 केसेस को क्रॉस कर जाता है तो अपन उसको बोलते हैं एपिडेमिक। अगर किसी एरिया में 0 केसेस है और वहां पे एक केस भी आ जाता है तो उसको भी अपन बोलते हैं एपिडेमिक। और एंडेमिक कब कहते हैं? कि थ्रू आउट द ईयर या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर 10 to 20 किसी डिसीज के केस मिल रहे हैं और मिल ही रहे हैं, वो कॉमन ही है, तो उसको अपन बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है? तो ये क्या होता है, डेड बॉडी से कभी एपिडेमिक नहीं फैलती कॉलेरा की। कॉलेरा का जो एक ह्यूमन जो रिजर्वायर होता है, वो अपना नॉर्मल केसेस होते, कैरियर्स होते हैं। ठीक है? अब अपन ये इसमें देखते हैं इंडिया में। इंडिया में कॉलेरा एल्टोर का बायोटाइप आया था 1964 में। ठीक है? जो इंडिया में आया था। और अपन इसमें वो देख सकते हैं, इन शॉर्ट यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एल्टोर जो बायोटाइप होता है कॉलेरा का, वो रैपिडली रिप्लेस हो रहा है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया के हर पार्ट में जो विब्रियो कॉलेरा ओ वन स्ट्रैंड जो बायोटाइप है एल्टोर जो है, वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी रिप्लेस हो जा रहा है। ठीक है? और मोस्ट ऑफ द एल्टोर बायोटाइप आइसोलेटेड टुडे बिलोंग टू द सीरोटाइप ओगावा। एक सीरोटाइप है ओगावा, आज सब उससे रिप्लेस हो चुके हैं, अब ये बिलोंग करता है। ठीक है? और अपन देखते हैं कि ड्यूरिंग 2018 अबाउट 651 केसेस वर रिपोर्टेड इन इंडिया विथ 6 डेथ्स। मतलब 651 कोलेरा के केसेस आए थे, लेकिन उनमें से डेथ कितनी थी? 6 डेथ्स थी। और मेजोरिटी ऑफ द केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश 153, और फॉलोड बाय दिल्ली 134, वेस्ट बंगाल में 126 और गुजरात में 106। मतलब इन 4 स्टेट्स में ही इतने ज्यादा केसेस मिले थे अपने को कॉलेरा के। ठीक है? अब हम उसके एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कॉलेरा इज बोथ एपिडेमिक और एंडेमिक डिसीज। एपिडेमिक कैसे? अगर किसी एरिया में कॉलेरा है और उसमें उसके रेंज से ज्यादा अगर केसेस मिल रहे हैं तो एपिडेमिक है। किसी एरिया में कॉलेरा था ही नहीं, 0 केसेस थे, लेकिन वहां पे 1 या 2 केसेस भी रिपोर्ट करे गए हैं, तो वो क्या हो गया? एपिडेमिक हो गया। और किसी एरिया में 10 to 20 केसेस मिल ही रहे हैं, तो कॉलेरा का प्रिवलेंस चल ही रहा है, तो वो एक एंडेमिक भी हो गई। तो कॉलेरा कैसे हो गई अपनी? एपिडेमिक प्लस एंडेमिक डिसीज हो गई। अब उसमें और क्या बोला गया है कि द epidemicity and endemicity of a disease will depend on the characteristics of the agent and those of the system। जैसा एनवायरमेंट है वहां का, जैसे किसी एरिया में उसका कॉलेरा का एपिडेमिक चल रहा है, वो चल ही रहा है। और वो चल क्यों रहा है? क्योंकि वहां की सैनिटेशन खराब है, वहाँ का एनवायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल नहीं है, वहाँ का ड्रिंकिंग जो वाटर सप्लाई है, वाटर सोर्स है, वो कंटेमिनेटेड है। अगर ये सब चीजें कंटेमिनेट है तो वो कॉलेरा की डिसीज में से जा ही नहीं रही है, वो अपनी एंडेमिसिटी बढ़ा के रखी हुई है, वो बनी हुई है वहीं पे। और एपिडेमिसिटी कैसे बोल सकते हैं कि चलो एक जगह थी वहां पे सैनिटेशन सही था, सब सही था, लेकिन
कोई सिचुएशंस की वजह से, डिजास्टर की वजह से वहां का जो सीवेज सिस्टम है वो वाटर सप्लाई के साथ मिल गया और वाटर सप्लाई को उसने कंटेमिनेट कर दिया, तो उससे अपन बोल सकते हैं कि उन सिचुएशंस में वो जो कॉलेरा की डिसीज है वो उसके एपिडेमिक स्टेट में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं अपन। एपिडेमिक ऑफ कॉलेरा आर कैरेक्टरिस्टिकली एब्रप्ट एंड ऑफन क्रिएट एन acute public health problem। ठीक है, दे हैव अ हाई पोटेंशियल ऑफ स्प्रेड फास्ट एंड कॉज डेथ। जो अपन ने केस उसके पढ़े थे वो सिम्टमलेस टू सीवियर कंडीशंस थी। तो सीवियर कंडीशंस में क्या था कि वो बहुत जल्दी फैल भी रहा होता है और डेथ भी करवा सकता है। ठीक है, जो अपनी कॉलेरा की एपिडेमिक होती है ना किसी भी कम्युनिटी में, वो अधिकतर सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग, पर उसमें केस दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? अगर किसी बंदे को कॉलेरा हुआ, अब वो सेल्फ लिमिटिंग है, तो वो तो अपने आप ठीक हो जाएगी। उसने कोई एंटीबायोटिक ली ही नहीं है, उसने कोई एंटीबैक्टीरियल नहीं ली है, एंटीबायोटिक्स नहीं ली है, और वो ठीक हो गया अपने आप। तो क्या हो जाएगा? वो जो पर्सन है वो एक क्रॉनिक कैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे जो इन्फेक्टिबिलिटी है, उसकी कम्युनिकेबिलिटी है, वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि जो कॉलेरा का केस है वो सिम्टमलेस भी रह सकता है। अब सिम्टमलेस है, एसिम्टोमेटिक मेजर केसेस हैं और उनने एंटीबायोटिक ली नहीं है, तो उससे क्या होगा? उसे बैक्टीरिया तो मरा ही नहीं, उसके सिम्टम्स भले ही चले गए, डायरिया चले गया, लेकिन बैक्टीरिया तो है ना, इन्फेक्ट तो वो अब भी कर रहा है। तो उसके वजह से अपन कह सकते हैं ना कि उसकी इन्फेक्टिविटी अभी भी बढ़ी हुई है। तो जो केरियस की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। अब इन एरियाज वेयर कॉलेरा इज एंडेमिक, इट डज नॉट शो a stable endemicity like typhoid fever. It undergoes seasonal fluctuation as well as epidemic outbreaks। ठीक है, अब देखो, जैसे क्या कहना चाह रहा है वो, अपना कॉलेरा जो था वो अपनी एम्पिनिसिड बना के बैठा हुआ था। जो उसके एंडेमिक प्रॉपर्टी थी वो बना के बैठा हुआ था, लेकिन वहां का सैनिटेशन इंप्रूव ही नहीं हुआ। इंप्रूव ही नहीं हुआ तो वो और बढ़ गई। पहले 10 से 20 केसेस मिल रहे थे तो वो एंडेमिक था, लेकिन 20 से ज्यादा हो गए, वापस एपिडेमिक हो गया वो। फिर वो 20 से 30 के रेंज में स्टेबल हुआ, तो 20 की 30 की स्टेज में वापस एंडेमिक स्टेट में आ गया, लेकिन फिर वो एकदम से 30 to 34 के रेंज में आ गया तो वापस एपिडेमिक हो गया। तो ये चीज की वजह से वो अपनी एंडेमिक स्थिति को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, सीजनल फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? अपना एपिडेमिक आउटब्रेक्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्या होता है ये डिफर भी कर सकते हैं। अब वो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, तो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स को हम इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या वो कंट्री के बाहर भी चले जाते हैं। अपने जो टूरिस्ट है उनकी वजह से ही फैल रहे होते हैं, तो बिटवीन कंट्रीज भी वो पहुंच जाता है, जिसकी वजह से अपना एपिडेमिक आउटब्रेक आ जाते हैं। ठीक है, और सीजनल इंसिडेंट्स भी आ सकता है अपना, जैसे रेनी सीजन में बहुत सारे जो नाले वगैरह होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे अनसैनिटेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी अपने को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब अपने यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल द डिसीज यूज्ड टू बी मोस्ट कॉमन इन द समर। समर में बहुत कॉमन थी कोलकाता में, एंड इन अर्ली विंटर इन बांग्लादेश। नाउ इन बोथ प्लेसेस इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंट इन ऑटम। पहले समर में कोलकाता में होती थी और अर्ली विंटर में बांग्लादेश में होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब दोनों ही जगह पे वो ऑटम में बहुत फ्रिक्वेंट हो गई है। और इंडिया के कुछ पार्ट्स में इसका पीक आ रहा होता है अगस्त में। मतलब डिफरेंस देख रहे हो कितना आ रहा है और कितना था। ये सीजन के हिसाब से भी बदल रही होती है। पहले समर में आउटब्रेक कहीं और कर रही होती है, अर्ली विंटर में आउटब्रेक कहीं और कर रही होती है, और ऑल ओवर भी मिलकर कहीं और कर रही होती है। ये बहुत सीजनल फ्लक्चुएटिंग डिसीज है, बहुत का फ्लक्चुएशन मिल रहा होता है अपने को। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कॉलेरा अकर्स एट इंटरवल इवन इन एंडेमिक एरियाज। यहाँ बोल रहे हैं कॉलेरा कैन अकर एट इंटरवल्स इवन इन एंडेमिक एरिया। अब जो इंटरवल्स में होता है अपन उस डिसीज को बोल रहे होते हैं स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्यों? क्यों कहीं कहीं पे होता है और कुछ कुछ के केसेस वगैरह ही होते हैं, अपन उसको स्पोरेडिक बोल रहे होते हैं।
लेकिन इसके अंदर एपिडेमिसिटी देखिए अपन ने, एंडमिसिटी बोल रही है अपन ने, लेकिन वो क्या हो सकता है, वो एक थोड़ा बहुत स्पोरेडिक जैसा भी हो सकता है कि वो इंटरवल में भी आ सकता है। उसकी एक प्रॉपर्टी इंटरवल वाली कॉलेरा यहाँ पे भी शो कर रहा होता है। ठीक है, अपन और आगे देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। अब इसके एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपना एजेंट। अपना एजेंट कौन सा होता है? वो होता है अपना विब्रियो कॉलेरी। और विब्रियो कॉलेरी का कौन सा सीरोग्रुप? ओ ग्रुप 1, जो कि अपन बोलते हैं O1 एंड O139। और द टर्म epidemic strain has also been used for these vibrios। जो O ग्रुप 1 और O139 ग्रुप है, इन्हीं दो ग्रुप ऑफ सीरो ग्रुप्स ऑफ विब्रियो कोलेरे को अपन ने कौन सी टर्म दी है? अपन ने टर्म दी है एपिडेमिक स्ट्रेन। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में अपन देखते हैं कि विब्रियो कोलेरे आर किल्ड विद इन 30 मिनट्स। अब ये कैसे कैसे मर सकता है? देखो, सबसे पहले तो अगर आपने इसको हीट करा है 56 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए अगर 56 डिग्री पे इसको बॉईल करा गया है, तो ये कुछ ही सेकंड में मर जाएगा। ठीक है, 56 डिग्री पे रखा है तो 30 मिनट में मरेगा। बॉईल कर दिया अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे चले गए, तो क्या ये कुछ सेकंड्स में ही मर जाएगा। अगर इसको आइस में है, ये कोई विंटर जगह पर है, तो 4 to 6 वीक्स में ये मर जाएगा, या थोड़े से ज्यादा दिन पर। इसके ज्यादा चांसेस आइस में हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ 4 या 6 वीक से थोड़ा सा ज्यादा जी सकता है। अगर इसको सुखा दिया कहीं पे, कहीं ड्राई कर दिया है या सनशाइन में रख दिया, तो वो कुछ घंटे में मर जाएगा। जैसे कि जो फोमाइट से फैलने वाला अगर होता, तो फोमाइट से भी ज्यादा नहीं फैल सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसको धूप में रख दिया या सुखा दिया, तो वो कुछ घंटे में मर जाएगा। और अगर कोल टार डिसइंफेक्टेंट यूज कर दिया, जैसे कि सीराजोल, क्रेसोल, उसकी वजह से भी वो मर जाएगा। ठीक है, और जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर जो एक डिसइंफेक्टेंट है, वो भी उसको अगर 6 mg/लीटर में वो मिला है, मिलाकर आपने अगर उसको किसी फोमाइट को, किसी नॉन लिविंग थिंग जो आपके उसमें विब्रियो वहां पर मौजूद है, अगर आपने अगर ब्लीचिंग पाउडर से उसको 6 mg/लीटर में डिजोल्व करके आपने उसको पोंछ दिया है, तो वो भी उसको किल कर देंगे। ठीक है, इसलिए इसका जो सर्वाइवल भार है, उसकी रेट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और इसका दूसरा अपन देखते हैं टॉक्सिन प्रोडक्शन। अब ये टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में करता है। ठीक है, इसके टॉक्सिक का नाम होता है अपना एंटेरोटॉक्सिन। अपन एंटेरोटॉक्सिन क्यों बोलते हैं? एंटेरो वर्ड यूज होता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, और वहां पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एक एक्सोटॉक्सिन है। ठीक है, अब ये जो टॉक्सिन है, यही डायरिया करवा रहा होता है। ये क्या क्या करवाता है? अपना डायरिया। और कैसे करवाता है? ये जो एडिनलेट साइक्लेस साइकिल होती है एएमपी सिस्टम की ऑफ म्यूकोसा सेल, ये इसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। इसको डिस्टर्ब करने की वजह से अपना डायरिया होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? ह्यूमन बीइंग ओनली। क्यों? क्योंकि बाहर तो मर रहा था। अपन कोई भी चीज को सुखा रहे हैं या सनशाइन में रख रहे हैं, या डिसइंफेक्टेंट से पोंछ रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, और बॉईल कर रहे हैं वाटर को, तो उससे क्या हो रहा है? वो मर रहा है। इसलिए उसका रिजर्वायर क्या रहा? रिजर्वायर उसका सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग रहा। ठीक है, और वो किस फॉर्म में हो सकता है? या तो केस फॉर्म में हो सकता है, या फिर कैरियर फॉर्म में। अब केसेस किससे होता है? केसेस रेंज फ्रॉम इनएपरेंट इन्फेक्शंस टू सीवियर वंस। अपन ने पढ़ा था सिंपल सिम्टमलेस टू सीवियर केसेस होता है इसका। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम्स। ठीक, जो 75% पीपल होते हैं उसमें कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं कर रहा होता है, लेकिन उनकी फीसेस में 7 to 14 डेज आफ्टर इंजेक्शन भी वो प्रेजेंट होता है। सिम्टमलेस है तो क्या हुआ, पर कम्युनिकेबल तो है, डिसीज तो कर रहा है ट्रांसमिट, फीसेस में पाया जा रहा है। अगर उनकी फीसेस अगर कंटेमिनेट हो रही है, किसी चीज को कंटेमिनेट कर रही है, तो वो उसको फीकल ओरल रूट के थ्रू वो ट्रांसमिट हो रहा है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिट तो हो रहा है ना। ठीक है, अपन वहाँ देखते हैं, जी यहाँ पे माल चिल्ड्रन होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। जैसे कि माल चिल्ड्रन हो गए अपने,
पीपल विथ HIV हो गए, इनके जो होती है ग्रेटर रिस्क ऑफ डेथ होती है। ठीक है, अगर ये इन्फेक्ट हो गए तो इनकी जो डेथ का रेट है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज द माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक केसेस दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग एंडेमिक रिजर्वायर। एंडेमिक रिजर्वायर कौन कर रहा होता है? अपने जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं। जब तक एसिम्प्टोमेटिक केसेस है वो एंडेमिसिटी बना रहेगा। ठीक है, अपन कैरियर्स की बात करें तो कैरियर्स आर यूजुअली टेम्पररी और रियरली क्रॉनिक। जो उसके क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, अपन अब बात करते हैं। They also make an important contribution to the reservoir of infection. Since carriers exhibit fewer vibros than clinical cases, carriers are best detected by bacteriological examination of the pore stool induced by the admission of 30 to 60 grams of magnesium sulfate and 100 ml of water by mouth. ठीक है, अगर अपन उसको मैग्नीशियम सल्फेट में 30 to 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट में अगर अपन उसको जो उसकी स्टूल है उसको एग्जामिन करेंगे तो अपने को पता लगेगा कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। उसके इन्फेक्टिव मटेरियल पे आ जाए तो the immediate source of infection are the stools, vomit of cases and carriers। कौन कौन से अपने इन्फेक्टिव मटेरियल हो गए? स्टूल्स और वॉमिट। जो वॉमिटस है और जो स्टूल है इन्फेक्टेड पर्सन का, कैरियर का, केस का, वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है, इफेक्टिव मटेरियल बन जाता है अपने विब्रियो कॉलेरी के लिए। ठीक है, और कितना प्रेजेंट होना चाहिए? वो होना चाहिए 10⁻⁷ to 10⁻⁹ Vibrios per ml of fluid are present in the watery stool of cholera patients। ठीक है, और एक एवरेज पेशेंट 10 to 20 लीटर्स ऑफ फ्लूइड में। ठीक है, एक 10 to 20 लीटर्स ऑफ फ्लूइड एक्सक्रीट कर रहा है। ठीक है, और कितना अपने को प्रेजेंट उसमें मिल रहा है? 10⁻⁷ to 10⁻⁹। और कैरियर्स जो होती है ये तो वो है जो केस कर रहे होते हैं। केस इतना बैक्टीरिया लोड अपने स्टूल्स में निकाल रहे होते हैं, और जो कैरियर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो 10⁻² to 10⁻⁵ विब्रियोस पर ग्राम ऑफ स्टूल निकालते हैं। अब इसका इन्फेक्टिव डोज कितना होता है? इन्फेक्टिव डोज के बारे में बात करें तो वो होता है अपना 10⁻11। ठीक है, 10⁻11 organisms is required to produce the clinical disease। और पीरियड ऑफ कम्युनिटी की बात करें तो the case of cholera is infectious for a period of 7 to 10 days। Convalescent carriers are infectious for 2 to 3 weeks, or the chronic carriers state may last from month to up to 10 years or more। Chronic carriers thus are very rare, and if they are present, they are most dangerous in a पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, क्योंकि वो 10 साल से भी ज्यादा रह सकते हैं और केसेस को और कम्युनिकेबल ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे कैरियर्स ऑफ कॉलेरा।